यूरोप में 19वीं सदी के बहुत से विद्वान ऐसे थे जिन्होंने उस समय जो सारे परिवर्तन जो पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप और अन्य उस पश्चिमी समाजों में जहाँ आए थे, उनमें एक ऐसी व्यवस्था पनप रही थी जो उस समय उस समाजों के लिए एकदम नवीन एक व्यवस्था थी और जिसको कि नौकरशाही के नाम से जाना जाता है। ये जो नौकरशाही है, ये व्यवस्था क्योंकि उन विद्वानों के लिए एक नवीन व्यवस्था थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया गया था, तो इस वजह से बहुत से विद्वानों ने इसके ऊपर अपने अध्ययन प्रस्तुत किए थे। लेकिन उनके अध्ययन जो थे वो या तो कुछ पक्ष को लेकर रहे या कोई बहुत ज़्यादा उसमें स्पष्टता या बहुत ज़्यादा वो सुचारू रूप से या उसके सकारात्मक पक्ष न देकर उसके नकारात्मक पक्ष की ओर जा रही थी। मैक्स वेबर एक ऐसे चिंतक रहे उस समय जिन्होंने अन्य विद्वानों के समान केवल नौकरशाही की उत्पत्ति या उसके कार्यों का विश्लेषण मात्र ही नहीं किया, बल्कि एक संपूर्ण अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन जो है वो मैक्स वेबर ने नौकरशाही के ऊपर अपना किया था और एकदम उसको आदर्श रूप मानते हुए नौकरशाही का जो आदर्श रूप है उसको प्रस्तुतिकरण उनका उस अध्ययन के अंतर्गत रहा और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उन्होंने इस अध्ययन को यहाँ पर किया था। तो नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर ने अपने समाजशास्त्र लेखों में नौकरशाही को बहुत अधिक महत्व दिया है और जैसा कि स्पष्ट है कि मैक्स वेबर ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने अन्य विद्वानों के समान नौकरशाही की उत्पत्ति और कार्य का मात्र विश्लेषण नहीं किया पर उसका व्यवस्थित अध्ययन भी प्रस्तुत किया। नौकरशाही के अर्थ को समझाते हुए मैक्स वेबर कहते हैं कि नौकरशाही जो है वो शब्द जो है इसमें एक सामान्य उसका जो अर्थ है, उस परिभाषा से पहले उसके अर्थ को समझ लें तो उसका जो सामान्य अर्थ है वो नौकरशाही शब्द जो है वो अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी का हिंदी अर्थ है तथा फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो से ये बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मेज अथवा डेस्क। ये उसका अर्थ मूल रूप से इसमें होता है। अधिकारी तंत्र अथवा अधिकारियों का शासन भी, इसको ब्यूरोक्रेसी को पूरी रूप से अगर हम उसका अनुवाद करें, हिंदी अनुवाद करें तो वो अधिकारी तंत्र या अधिकारियों का शासन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है वो शब्द कर्मचारी तंत्र या सेवक तंत्र आदि के अर्थों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इस रूप में हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझ सकते हैं। भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, मैक्स वेबर के शब्दों में नौकरशाही तार्किक और विवेकशील नियमों पर आधारित है। इसमें अधिकार, सत्ता तथा उत्तरदायित्वों का संस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे की व्यवस्था होती है, संस्तरण होता है जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें लिखित नियम होते हैं तथा इसमें विभिन्न व्यक्तियों से कार्यों का समन्वय स्थापित किया जाता है। इस प्रकार वेबर का मत है कि नौकरशाही संगठन के विशुद्ध प्रारूप की एक परिभाषा जो है नौकरशाही की प्रमुख विशेषताओं में ही निहित है। यानी कि अगर हम नौकरशाही के विशुद्ध रूप को अगर हम समझना चाहते हैं, उसके प्रारूप को समझना चाहते हैं तो हमें उसकी विशेषताओं के संदर्भ में ही उसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार ऐसी होती है किसी चीज़ की परिभाषा जो है उसको इतना स्पष्ट नहीं कर पाती है जितना कि उसकी विशेषताओं को देखकर हम उसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि जब भारतीय समाज के संदर्भ में जातियों का अध्ययन किया गया था तो जाति के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अध्ययन किए थे, लेकिन जाति की परिभाषाओं पर जो डॉक्टर जी.एस. घुरिये हैं उन्होंने ये कहा था कि जाति की किसी परिभाषा से जाति को हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। अगर उसको समझना है तो उसकी सारी विशेषताओं के संदर्भ में ही हमें उसे समझना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर वेबर भी इस तरह से नौकरशाही के संदर्भ में इसी रूप में वो इस बात को कहते हैं। अब इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, नौकरशाही की विशेषताओं की, तो नौकरशाहों की विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एक प्रशासकीय नियम होते हैं। प्रशासकीय नियम यानी कि एक प्रशासकीय ढांचे में प्रशासक और कर्मचारी की कार्य क्षेत्र जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित तौर पर उनको विभाजित कर दिया जाता है। सबका अपना अपना कार्य है, सभी अपने अपने ढंग से काम करेंगे, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र हो, नियमित कार्यकलाप कैसे होंगे, किस प्रकार से उनको रूप दिया जाएगा, अधिकारी को क्या अधिकार होंगे, कर्मचारियों के क्या अधिकार होंगे या दूसरे लोगों को क्या होगा। तो सारे के सारे जो प्रशासकीय नियम उसके एक निश्चित नियम है और उन नियमों के अनुरूप ही उनको कार्य करना होता है। तो इसमें कहीं पर भी जो असमंजसता की स्थिति नहीं रहती है और लोग जो नियम होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि किसी को ज़्यादा सोचने समझने की उसमें बहुत आवश्यकता नहीं है, बल्कि नियमों के आधार पर ही उनको अपना कार्य
करना होता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी जो है विशेषता के अंतर्गत आता है कि नौकरशाही में जो है नियमों के आधार पर ही, निश्चित नियम है, प्रशासकीय नियम है, और उनके आधार पर ही हमें काम करना होता है। दूसरा है उसके साधन। साधन का मतलब यहाँ सभी अधिकारियों को कार्य पूर्ण करने के प्रयोग में लाने के साधनों के मालिक जो है वो स्वयं नहीं होते हैं, बल्कि नौकरशाही अपने आप में एक साधन है, साध्य नहीं है। सरकारी तंत्र जो है उनको साधन के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं, उनका नियम अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो उसके अधिकारी नहीं है। वो जनता के काम के लिए या सामान्य जन के काम के लिए या प्रशासकीय काम के लिए उसको, नौकरशाही को एक साधन के रूप में काम में लिया गया है, एक टूल है वो, जो कि प्रशासन द्वारा या जो शासन करता है उनके द्वारा आम जन के कार्य को करने के लिए एक टूल के रूप में नौकरशाही को विकसित किया गया है। यहाँ पर साधन का इसका तात्पर्य यह है कि वो एक साधन है, नौकरशाही साध्य नहीं है। तीसरा, अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधाएं। निश्चित तौर पर जो पहले ही मैंने बात की थी प्रशासकीय नियमों की, अधिकारियों की अपनी एक सीमाएं होती हैं, उनके पास अधिकार होते हैं तो उनकी अपनी सीमाएं भी हैं, और साथ ही साथ में उनको कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं, चाहे वो पूंजी के रूप में हो या तरल मतलब रुपए के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, अलग अलग प्रकार की उनको सुविधाएं जो है उस रूप में उनको अपने कार्यों के उत्तरदायित्व के हिसाब से उनको सुविधाएं और उनकी सीमाएं जो है निर्धारित होती हैं। इसी प्रकार से नौकरशाही की एक और विशेषता जो है वो है निरंतरता। निरंतरता का तात्पर्य यहाँ पर इस रूप में है कि नौकरशाही में कोई भी व्यक्ति जो, वो नौकरशाही कहीं पर भी एक तरह से समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है, क्योंकि एक उम्र के बाद में उसमें सेवानिवृत्त की एक आयु होती है, उसके बाद उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, तो नई भर्तियों के माध्यम से नए लोगों को भर्ती भी किया जाता है। तो इस रूप में कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष के होने या न होने से उसका ऊपर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वो निरंतरता रहती है और कार्य जो है वो अपनी गति से चलते रहते हैं, उसमें कहीं पर भी कोई जो है अड़चन नहीं आती है, ये उसमें निरंतरता रहती है। स्पष्ट एवं निश्चित कार्य क्षेत्र है, बहुत स्पष्ट तौर पर और निश्चित तौर पर सभी के अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं। मान लीजिए हम कॉलेज के आधार पर ही हम बात करें तो कॉलेज में प्रिंसिपल है, टीचर है, या बाबू है, या चपरासी है, या कोई अन्य और कर्मचारी है, उन सब के लाइब्रेरियन है, इन सब के बहुत ही स्पष्ट और निश्चित कार्य क्षेत्र होते हैं, और सभी अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपने अपने कार्यों को उनका पूर्ति उनको करने की अपेक्षा उनसे की जाती है। इसलिए कहीं पर भी कहीं असमंजसता की जो स्थिति होती है या एक दूसरे से टकराव की जो स्थिति होती है वो इसमें संभावना नहीं होती है। इसी प्रकार से भर्ती पद्धति है, भर्ती पद्धति के माध्यम से नए लोगों को भर्ती किया जाता है, नए लोगों की जो है उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, क्योंकि अगर ये पुराने लोगों से ही काम चलता रहे तो एक उम्र के बाद में, एक समय के बाद में उनकी वो कार्य क्षमता जो है वो धीरे धीरे खत्म होने जाती है, कमज़ोर होने लग जाती है। तो इसलिए भर्ती पद्धति के द्वारा, जिसका एक निश्चित नहीं होता कि कोई मनमाने ढंग से भी व्यक्ति की पद पर नियुक्ति ना कर दे, उसके भी कुछ निश्चित नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर ही, उन नियमों की परिपूर्णता के आधार पर ही लोगों की जो है नौकरशाही में भर्ती होती है। तो भर्ती का पद्धति का अपना नियम होता है और जो सभी पर किसी भी समाज में समान रूप से लागू होता है। संस्करण है, ऊपर से नीचे की व्यवस्था है नौकरशाही संगठन का। ये सबसे बड़ा एक दूसरा सिद्धांत ये हमें देखने को मिल सकता है कि इसमें अधिकारी और उनकी सत्ता का एक संस्करण हमें देखने को मिलता है, और बहुत स्पष्ट तौर पर ऊपर से नीचे की एक जो है कार्य व्यवस्था होती है। सभी को अपने अपने पद और सीमाओं का ध्यान रखते हुए काम करना होता है, और इस संस्करण में, जिसको कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में प्रोटोकॉल भी कहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो सारा काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो एक संस्करण है। यदि उच्च अधिकारी अधिक जो निम्न कर्मचारी है उसके विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई करता है और निम्न अधिकारी को ये लगता है, निम्न कर्मचारी को ये लगता है कि उसके ऊपर जो है एक तरह से अत्याचार हुआ है, तो उसकी अपील की भी व्यवस्था, उससे भी ऊपर एक व्यवस्था होती है उससे। तो हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई एक दूसरा व्यक्ति होता है। तो इस रूप में जो है एक पूरा संस्करण या इस प्रकार की पूरी व्यवस्था उसमें होती है। इसी प्रकार से लिखित दस्तावेज, ये भी इसकी एक प्रमुख व्यवस्था है। एक ऑफिस में जो भी व्यवस्थाएं हमें जो विशेषताएं देखने को मिलती है वो नौकरशाही में हम देख सकते हैं। हर कार्य जो है वो लिखित रूप में सुरक्षित होता है। जबानी खर्च से काम नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता भी है कि जबानी खर्च के बाद में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो जो भी कार्य किया जाता है, जो भी आदेश निकाला जाता है, जो भी वक्तव्य दिए जाते हैं, वो सारे के सारे लिखित रूप में होते हैं। तो लिखित दस्तावेजों का जो है उसमें होना नौकरशाही की अपनी एक और विशेषता है।
इसके अलावा प्रशिक्षण दिया जाता है। जब नई भर्ती की जाती है, नए लोगों को भर्ती किया जाता है, तो उनको उनकी कार्य के लिए कुछ समय के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये प्रशिक्षण जो है वो अलग किसी संस्था में या किसी अलग जाकर किसी ट्रेनिंग सेंटर में भी हो सकता है, और उस नौकरी के उस ऑफिस में रहते हुए ही, जिसको कई बार हम आजकल सामान्य बोलचाल की बात प्रोबेशन पीरियड जो कहते हैं, ये जो हमारा पीरियड, इसमें एक तरह से प्रशिक्षण ही कई प्रकार से दिए जाते हैं व्यक्ति को अपने कार्य से परिचित होने के लिए, उन नियमों से परिचित होने के लिए। तो प्रशिक्षण की भी पूर्ण व्यवस्था जो है इसमें नौकरशाही में की जाती है। पदों के एकाधिकार का अभाव होता है। किसी का कोई अधिकार एक मात्र वो उसका अधिकारी नहीं है, बल्कि समय के साथ में या कार्य के क्षेत्र के हिसाब से हर अधिकारी के ऊपर दूसरा अधिकारी होता है। और यदि कहीं, जैसा अभी मैंने कहा, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके साथ में अत्याचार हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर उससे बड़े अधिकारी के सामने उसकी अपील कर सकता है। तो पदों के जो एकाधिकार है उसका सर्वथा इसमें अभाव पाया जाता है। और सबसे जो बड़ा बिंदु है वो है नौकरशाही में अधिकारियों की एक विशेष स्थिति होती है। अधिकारियों की विशेष स्थिति का यहाँ पर एक ये हो है, इसका मतलब है क्योंकि बहुत प्रशिक्षण और बहुत भर्ती पद्धति की मुश्किलों के बाद में अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उनको एक स्थान प्राप्त होता है। तो कई बार उनके सुरक्षित जीवन के बदले में ईमानदारी के साथ में वो अपने उत्तरदायित्व को कैसे कर पाएँ, इसके लिए उनको काफ़ी सारी सुविधाएं और काफ़ी सारी विशेष स्थितियाँ भी जो है समाज में उनको मिलती है। जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा समाज में उच्च अधिकारियों की एक अलग प्रकार की होती है। इसी प्रकार से उनको जो है अलग प्रकार से कुछ और भी सुविधाएं जो है दी जाती है। और इस चीज़ में अगर आप देखें तो एक वेतन में जो है वृद्धि जो है वो भी उनको की जाती है। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात जबकि वो रिटायर हो जाए तो उसके लिए पेंशन की व्यवस्था होती है। और भी बहुत से जो है व्यक्ति जो है उसको प्रमोशंस जो होते हैं वो मिलते हैं। तो बहुत सी जैसे वेतन वृद्धि है, पदोन्नतियाँ हैं, या इस प्रकार से उनको पुरस्कृत जो किया जाता है समय समय पर, ये सारी नौकरशाही में अधिकारियों की जो है एक विशेष स्थिति होती है। और समाज में जो है उनको एक प्रतिष्ठित पद भी प्राप्त होता है। कई समाजों में अगर हम देखें तो जो उच्च अधिकारी पदों पर लगे हैं या जो सरकारी कर्मचारी जो अधिकारी जो लगे हुए हैं किसी भी, तो उनका एक अलग से उनका स्टेटस होता है, उनको समाज में एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है इनको मिलती है। हालांकि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो वेबर ने अपनी नौकरशाही का जो सारा विस्तार विवरण दिया है, उसमें नौकरशाही की हमें लगभग सारी विशेषताएं या सारी उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर व्यवस्था का एक आलोचनात्मक पक्ष भी होता है, उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, और उन्हीं सीमाओं में जो है हम यहाँ पर उसका मूल्यांकन करेंगे। और नौकरशाही की जो सबसे बड़ी जो एक कमी जो मानते हैं कई लोग, वो ये है कि उसमें प्रशिक्षित अयोग्यता धीरे धीरे उसमें जो है आ जाती है। प्रशिक्षित अयोग्यता को आप इस रूप में भी दे सकते हैं कि नौकरशाही व्यवस्था में जो विशिष्ट और नियम बंद जो लोग जो बंध जाते हैं नियमों के साथ में, ये कई बार अधिकारी की जो क्षमताएं हैं, उसकी जो नियम हैं, वो उसको कमज़ोर बना देते हैं। और निपुण और योग्य व्यक्ति जो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता था, लेकिन उन नियमों के चलते, उन बंधनों के चलते, उस प्रकार की सारी जो उसके ऊपर एक तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं, उसको बांध दिया जाता है विभिन्न अन्य कारणों से, वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये प्रशिक्षित जो है अयोग्यता का रूप ले लेती है और वो चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। ये इसमें एक बहुत बड़ी समस्या जो है नौकरशाही में कई बार अधिकारियों के सामने आती है। इसी प्रकार से व्यावसायिक मन संताप। व्यावसायिक मन संताप का मतलब ये होता है कि नौकरशाही में नियमों के अनुरूप ही कार्य करना होता है, और कई बार ऐसे कई चीजें होती है जो कुछ लोग जो होते हैं वो नियमों की आड़ में अपना गलत कार्य भी करना सिद्ध करना चाहते हैं, या उसकी आड़ में गलत काम करके बच जाते हैं। तो अधिकारी चाहते हुए भी उनको जो है उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। ये कहीं ना कहीं एक व्यावसायिक जो है डिप्रेशन समझ लीजिए, या मन एक तरह का उनमें गिल्टी या एक प्रकार की उनमें विकृति जो है धीरे धीरे उनमें आ जाती है कि हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, लोग जैसे चाहे उस नियमों को तोड़ मोड़ के काम कर लेते हैं, ये है, इस तरह की बातें जो आती हैं,
ये व्यावसायिक जो मन संताप है ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में आना शुरू हो सकता है यदि वो नियमों के हिसाब से काम करता है और वो नहीं चाहता कि गलत तरीके से कोई कार्य हो, तो वो चाहकर भी कई बार वैसी स्थितियां बन जाती है, उसको नहीं रोक पाता, तो ये व्यावसायिक मन संताप उसमें आता है। इसी प्रकार से संरचनात्मक अति अनुरूपता या अति समरूपता जो है रचनात्मक रूप से, वो भी इसमें एक बहुत बड़ी कमी का उल्लेख जो है वो कई विद्वानों ने किया है। विशेषकर मर्टन ने इस पर बात की थी कि नौकरशाही में जो नियमों की कठोरता से पालना की जाती है, तो इसका परिणाम ये होता है कि अधिकारियों में एक प्रकार से बस वो एक आदत सी पड़ जाती है कि बस जो है वैसे ही काम करना है, हमें तो नियमों के हिसाब से काम करना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसका कोई हमें सोचने की जरूरत नहीं है। और वे परिस्थितियों से कई बार सामंजस्य नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे जो है उनकी दक्षता के स्थान पर जो है उनमें एक प्रकार की अयोग्यता का जो आना शुरू हो जाता है और वो जैसा है वैसे ही जो चल रहा है उसको चलने दें, और इस प्रकार की जो चीज़ है वो उनमें धीरे धीरे आने लग जाती है। तो ये भी इसकी कमी या सीमा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से लचीलेपन का अभाव है। हम नियमों में अपने हिसाब से नौकरशाही का एक बहुत बड़ा दुर्गुण जो है वो है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने उस बताए हुए प्रशिक्षण के आधार पर और नियम के आधार पर ही हमें काम करना है, जबकि सामाजिक जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो नवीन रूप से आती रहती हैं और नवीन परिस्थितियों को उसके अनुरूप बदला जाना चाहिए। आज भी अगर हम देखें तो हमारे देश में कई ऐसे कानून चल रहे हैं, कई ऐसे नियम चल रहे हैं जो शायद अंग्रेजों से पहले के बने हुए हैं या उनके समय के बने हुए हैं, और आज भी हम उनको ढो रहे हैं, वैसे वैसे लेके चल रहे हैं। तो ये जो है एक लचीलेपन का जो अभाव जिसको है, ये अपना आप एक बहुत बड़ी जो है समस्या हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से साध्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि जो साध्य यानी कि जो लक्ष्य है, जो कार्य जैसे हमें पूरा करना है, उस कार्य को पूरा कैसे किया जाए इस पर ज़्यादा विशेष जोर है। कार्य पूरा हो जाए, कार्य की सफलतापूर्वक हमें प्राप्ति हो जाए, वो चीज़ पर इतना अधिक जो है बल नहीं है, बल्कि कार्य करने के तरीके के ऊपर बहुत अत्यधिक बल दिया जाता है। और कई बार उसके नियमों के आधार पर चलने से जो कार्य बहुत सुगमता से प्राप्त किया जा सकता होता है, उसको जो है प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हो जाती है या बड़ी समस्याएं हो जाती है। तो साध्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल जो है इसमें दिया जाता है। लकीर का फकीर वही बात है, जैसी जो क्रम चला आ रहा है, जैसा जो चल रहा है उसको उसी रूप में लेना है। हमें उसको कहीं पर भी जो है कुछ बदलाव करने की हमारे पास में या एक अधिकारी या कर्मचारी को उसमें उसको क्षमता नहीं होती है, तो चाहकर भी उस कार्य को उस तरह से नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से लाल फीताशाही, ये जो रेड टेपिज्म है, इसका एक बहुत बड़ा दोष जो है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें अधिकांश से नौकरशाही में औपचारिक जो नियम है, औपचारिकताओं पर बहुत ज़्यादा कठोरता से नियमों का इनका इसमें पालन किया जाता है, और इससे कई बार कार्य की जो सफलता या उसकी संपन्नता में बाधा पहुंचती है। काफ़ी विलंब भी हो जाता है सारी औपचारिकताओं को पूरे करते करते, और पता चलता है कि बीमार जो है वो तो खत्म ही हो गया और अभी तक हमने उसके फार्म भरने और कई दूसरी साल, हालांकि समय के साथ में बहुत से परिवर्तन भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे बीमार की ही बात करें, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पहले साहब उसके लिए फार्म भरो, ये भरो, वो भरो, तब तक उसका पहले इलाज जहाँ शुरू हो जाना चाहिए। वो कई ऐसी जो केस होते हैं जिनमें इमरजेंसी केसेस होते हैं, तो उसकी जगह पर केवल औपचारिकताओं में करने में रह जाते हैं। तो ये लाल फीताशाही और औपचारिकता जो है ये एक दूसरे से इतनी मिली जुली चीज़ें हैं कि वो नियमों में और इस प्रकार से घालमें होते हैं कि जो नौकरशाही आम जन की सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है, वो उल्टा उनके लिए और एक दुखदायी स्वरूप के रूप में सामने आता है। अकुशलता निश्चित तौर पर, क्योंकि नौकरशाही में व्यक्ति की कार्यकुशलता जो है वो धीरे धीरे जो शुरुआत में होती है वो घटना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कर्मचारी यंत्रवत कार्य करते करते फिर उसकी वो एक आदत सी पड़ जाती है, फिर वो अपने खुद का दिमाग लगाना बंद कर देता है और धीरे धीरे उसकी जो उपयोगिता होती है वो खत्म सी होने लग जाती है। और वही जो कार्य जो उसकी शुरुआत में जो उसमें जो एनर्जी थी या जो उसमें कौशलता थी, कार्यकुशलता थी, वो उस नियम और यंत्रवत कर्मचारी बनते बनते धीरे धीरे उसमें वो अकुशलता स्वतः ही जो है प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वो उस लकीर के फकीर से बन जाते हैं, उसी ढर्रे पे काम करने की उनकी आदत सी हो जाती है और उनकी जो कार्यकुशलता है वो धीरे धीरे अकुशलता में तब्दील हो जाती है। इसी प्रकार से जीवन में निरस्ता आ जाती है। अधिकारियों या कर्मचारियों में उसी रूप में उसी रोज का वही काम, उसी नियमों के हवाले से काम करना है, वही सारा पैटर्न है, कुछ भी उसमें नयापन नहीं है, तो उसमें एक निरस्ता का जो है वो भी उनमें भाव जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ये भी जो है इस लाल फीताशाही इसकी नौकरशाही की बहुत बड़ी कमी के रूप में हमें या सीमा के रूप में हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से
विरोधाभास से परिपूर्ण है। यानी कि हर नियम जो है वो नियम इस रूप से बनाए गए हैं कि एक नियम दूसरे नियम को कहीं ना कहीं काटता हुआ सा हमें दिखाई देता है। नियमों की एक पूरा जाल सा बुन गया है लाल फीताशाही नौकरशाही के अंतर्गत, और जिसका परिणाम ये होता है कि जो कार्य बड़े आसानी से संपादित किया जा सकता था उसके कार्य के अंतर्गत बहुत सी दुविधाएं और बहुत सी समस्याएं जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में कर्मचारियों और अधिकारियों में भी कई बार इस प्रकार से अपने अपने अधिकारों को लेकर और उस प्रकार की चीज़ों को लेकर एक दूसरे के प्रति विरोधाभास जो है देखने को मिल सकता है। तो इस रूप में भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है नौकरशाही की। इसके अलावा इस अध्ययन पर कई विद्वान ये मानते हैं कि उन्होंने जो अध्ययन है ये शोध पर आधारित उनका अध्ययन नहीं है। उन्होंने केवल अपने हिसाब से जो है इस अध्ययन को करने का प्रयास किया, और जो उनका नज़दीकियाँ थी वेबर की पूंजीपतियों से या उनकी जो भी और भी कर्मचारी तंत्र में जो उन्होंने एक सामान्य रूप में उन्होंने देखा, तो इस अध्ययन में उन्होंने किसी प्रकार की शोध पद्धति को काम में न लेकर आदर्श प्रारूप के आधार पर और उसी रूप में उन्होंने अपने हिसाब से जो उनकी पद्धति थी उसके आधार पर उन्होंने इस अध्ययन को देखने का प्रयास किया था। तो कई विद्वान इसको मानते हैं कि इसमें एक अवैज्ञानिक आधार है। वेबर ने नौकरशाही के संबंधित विचार उनकी प्राकल्पना के रूप में जो है उसी को उन्होंने ऐसे ही किया, और आदर्श प्रारूप का जिस मैंने अभी बात की, वेबर जिस आदर्श प्रारूप की बातें करते थे उसी प्रारूप को उन्होंने ज्यों का त्यों जो है किसी संगठन में उसको उस काम में ले लिया। और ये जो उनका अध्ययन था कई विद्वान मानते हैं कि शोध पर आधारित नहीं रहा, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं रहा, बल्कि एक अवैज्ञानिकता या अवैज्ञानिक आधार जो है इस अध्ययन का रहा। इसी प्रकार से विभागवाद जो है ये भी नौकरशाही की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत से जो नौकरशाही में के लिए जो बहुत से विभागों का प्रशासन के द्वारा निर्माण होता है उसका मूल मंतव्य ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ में सहयोग कर अधिक से अधिक आम लोगों के लिए सुविधाएं बनाएं या उन लक्ष्यों की पूर्ति में एक दूसरे का सहयोग करते हुए उस लक्ष्य की पूर्ति करें। लेकिन होता इसके विपरीत है। होता ये है कि ये विभाग जो है उसके जो अधिकारी हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, वो आपस में अपने नियमों, अपने विभाग के तरीकों, तौर तरीकों और उन्हीं में उलझ जाते हैं, और आपस में इनके साथ में कहीं पर भी इनमें आपस में सामंजस्य नहीं होता है। उसका परिणाम ये होता है कि लोगों को या आमजन को या जो कार्य होते हैं वो बिगड़ते जाते हैं, लेट होते जाते हैं, और इसका जो है कोई सही परिणाम जो है हल नहीं निकल पाता। और भारत जैसे देश में इसको समझने के लिए तो आप बहुत आसान है। बड़े शहरों में भी आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। बड़े बड़े चाहे मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू हो, उनके लिए बड़े बड़े ब्रिज जो बनाए जाते हैं या सड़कों का निर्माण किया जाता है, या जिस प्रकार से भी आप देखें, होता ये है कि जैसे ही किसी जगह पर कोई नई सड़क बनी है, थोड़े समय के बाद 2, 4, 5, 10 दिन के बाद में ही जल विभाग वाले आ जाते हैं, PhD वाले आ जाते हैं, और वो आके उसको खोद देते हैं कि साहब यहाँ लाइन पूरी है। मतलब उनको पता होता है ये लाइन का काम करना ही है, तो आपस में कहीं सामंजस्य नहीं है। तो एक प्रकार से साधनों का सदुपयोग होने के बजाय साधनों का दुरुपयोग जो है वो होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी जो है विभागवाद जो है उसमें सारी फाइलें टक्कर रह जाती हैं, और जो कार्य अच्छे के लिए होता है वो उल्टा पड़ जाता है वहाँ पर। और रूढ़िवादिता यानी कि जैसा है वैसे ही चल रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो नौकरशाही तंत्र में हमें देखने को मिलती हैं। औपचारिकताएं एवं नियमबद्धता जो है अधिक होती है, जिसके कारण कार्य को जो है परंपरागत तरीके से ही संपन्न किया जाता है। कार्य की गोपनीयता के नाम पर या प्रक्रियाओं या परंपराओं के नाम पर जो है कार्य की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है, और जन सामान्य को प्रदान करने वाली जो सेवाएं हैं वो एक प्रकार से जन सामान्य की विकास में या उनके जो कहते हैं उसको कहना उनकी सुविधा में जो है उल्टा एक प्रकार से अड़चन आ जाती है। और इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कभी कोई सरकारी कार्यालय में या कहीं किसी जगह पर कार्य होता है तो व्यक्ति ये प्रयास करता है यार वहाँ पर कोई अपनी जान पहचान है क्या, या कोई है क्या अपने मिलने वाला, तो काम मतलब ये जो एक प्रकार की हमारी सोच डेवलप हो चुकी है, ये अपने आप में ये साबित करती है कि नौकरशाही का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से लोगों के दिमाग में बैठ गया है। इसको यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी। हालांकि वही बात है, समालोचना की हम बात करें यदि, तो इसमें कि यद्यपि नौकरशाही तंत्र में अनेक कमियां हैं, फिर भी इसकी प्रकार्यात्मकता से जो है इनकार नहीं किया जा सकता है। और आधुनिक समय में तो नौकरशाही व्यवस्था ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपना पर्याप्त योगदान दिया है, और इनमें जो कमियां हैं धीरे धीरे
उनको काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास भी किया गया है। और कई ऐसे अब नियम बन गए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें कई ऐसी हैं जिनके आधार पर हम उन कर्मचारियों या अधिकारियों से जो है उसके आधार पर उसका लेखा जोखा भी मांग सकते हैं। हालांकि वही बात है कि जब भी कोई नियम बनते हैं या कोई ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं, भारत जैसे देशों में या विशेषकर कई ऐसे राज्य देशों में उन नियमों की जो दुरुपयोगिता है वो होना प्रारंभ हो गया है। तो जो है कहीं ना कहीं उन नियमों को व्यक्ति को अपने अंदर ही उसमें सुधार लाना पड़ेगा। इस आधार पर हम देखें तो नौकरशाही जो है उसमें कमियां भले ही हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार्यात्मक रूप से अगर उसके पूरे तंत्र को देखें तो वो आधुनिक समय के लिए बहुत ही उपयोगी जो है एक प्रशासन तंत्र या बहुत ही उपयोगी तंत्र के रूप में हमें दिखाई देता है।